चलिए तो शांति बढ़ रही है, सब लोग पानी वानी पी लिए जी? आप पीजिए ना, आप लोग पीजिए, हम पिए हुए हैं। चलो क्लास शुरू किया जाए। बस थोड़ा देर आप लोग धैर्य बना के रखिएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास जाएगा आज, इसको निपटारा कर देंगे। जितने जल्दी खत्म होगा उतने हमने के लिए बेहतर है, रिवीजन चलेगा। तो हम लोग जल संसाधन शुरू किए थे और कल जल संसाधन के एक पाठ हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग इसका दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे बहुउद्देशीय परियोजना से। कल बता दिए थे कि ये पढ़ेंगे, फिर जल संकट का होता है पढ़ेंगे, और सोन नदी घाटी परियोजना जो है मुख्य रूप से उसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। यही सब 2-4 टॉपिक है। हाँ, बिहार के। तो सोन नदी कहाँ है? चलो यहाँ देखो, सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना। पहले तो आप लोग जिसके पास किताब हो अपना किताब निकाल लीजिए, जो ना लाया है रखिए बढ़िया से घरे, छोट भाई बहन के काम करेगा, बाल बच्चा के काम करेगा, अगर सिलेबस ना चेंज हुआ तब रखिए, निकाल लीजिए। आ जाइए बहुउद्देशीय परियोजना पर। देखो बहुउद्देशीय परियोजना का पहले मतलब समझो। वह परियोजना जिसके बनाने के पीछे एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। तुम इसको ऐसे बोल सकता है कि ऐसी परियोजनाएं जिसके माध्यम से एक साथ कई सारे चीजों को पूरा किया जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। ये परंपरा हमने के प्राचीन काल से चलते आ रहा है, लेकिन हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे तो हमारा स्थिति बेहतर नहीं था, भूखमरी, गरीबी, अकाल, ये सारी चीजों से ग्रसित थे, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस था। और ऐसे में हम लोग को जरूरत था कि काम को एक करे लेकिन फायदा उसमें से 4 हो, इस तरह की योजनाएं बनाना था। और उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे क्या चीज? बहुउद्देशीय परियोजना। वो क्या था? अभी देखो यहाँ पे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था, क्योंकि हम लोग का आर्थिक स्थिति कमजोर था, सब तो अंग्रेज लूट के ले गया। देशवासियों का जीवन स्तर में सुधार करना था, और इन सभी के लिए कई सारी योजनाएं बनाई जा रही थी। और इन्हीं योजनाओं में एक था तुमको नदी घाटी परियोजना, जिसपे बल दिया गया, जिसका पर विशेष ध्यान दिया गया। और इस पे ध्यान देने वाले मुख्य रूप से थे हमने के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो उन्होंने इस पे बल दिया। क्यों दिया? क्योंकि अगर इन परियोजनाओं का विकास होता तो इसके साथ कई सारे उद्देश्य को पूरा करते, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय। एक से अधिक उद्देश्यों को जब हम पूरा करते तो उसको बहुउद्देशीय कहेंगे। क्या क्या होता? यहाँ पे नदी घाटी परियोजना का मतलब समझो नदियों पे बांध बनाने की बात हो रही थी। अब नदी पे बांध बनाएंगे तो कौन कौन सा फायदा हमको होने वाला था? पहला, हम बाढ़ कंट्रोल करते बांध बना के, पानी को रोक के। दूसरा, मृदा अपरदन को रोक लेते। ठीक। तीसरा, पेय और सिंचाई हेतु जल की पूर्ति कर लेते, पीने के लिए जो पानी चाहिए और सिंचाई करने के लिए, क्योंकि बांध के हम पानी को क्या किए हुए हैं? स्टोर किए हुए हैं, ये कर सकते हैं। फिर इस पानी के माध्यम से हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, जल विद्युत। उसके बाद जो उद्योग है, जो फैक्ट्रियां हैं, वहां पे भी पानी की पूर्ति कर सकते हैं। इसमें मनोरंजन का काम भी हो सकता है, खेलकूद वगैरह वाला जो स्विमिंग वगैरह होता है। परिवहन के भी काम करेगा, नाव जहाज भी इसमें हम चला सकते हैं, यानी पानी के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। वन्य जीवों का भी संरक्षण हो जाएगा, उनको भी पीने के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा। इसमें हम लोग मछली पालन भी कर सकते हैं। जल वाला जो कृषि होता है, जैसे कल बताए थे कि हम लोग एक खेती करते हैं सिंघाड़ा को, पानी में होवे करता है। ठीक, तो वैसा जल कृषि भी, और अगर थोड़ा सा उसको और बेहतर बना दे तो उसको पर्यटन स्थल में भी बदल सकते हैं। लोग वहां घूमने भी आ सकते हैं, बांध देखने भी आ सकते हैं। तो एक बांध बनाने से तुमको दिख गया कितना सारा फायदा है, कितने सारे उद्देश्यों को हम एक साथ पूर्ति कर सकते हैं। इसीलिए इस परियोजना को क्या कहा गया? बहुउद्देशीय परियोजना कहा गया। ठीक, तो इससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती, इसलिए नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से विभूषित किया गया, यानी इसको ये नाम दिया गया, क्योंकि इसमें हम एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा कर रहे थे। इसके तहत भारत में कई सारे नदियों पे बांध बनाया गया, जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड बांध, दामोदर बांध,
गोदावरी बांध, फिर कृष्णा नदी पे बांध है, स्वर्ण रेखा पर है, सोन नदी पे है। तो यहाँ पे कुछ बांधों का नाम दिए थे, सब यहाँ पे है तुमको बांधे के नाम। लेकिन यहाँ पे भाखड़ा नंगल तुनी के पता है कहाँ है? पढ़ाए हुए हैं। कौन? सतलज नदी पे। हीराकुंड कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कहाँ है। ये पढ़ा है तूने ढहते विश्वास हिंदी की कहानी में। कहाँ है महानदी? हिंदी का टेस्ट चल रहा है। कहाँ है महानदी? उड़ीसा है। तो ये सब बांध के नाम है, बाकी नदियों के नाम पे ही बांध के भी नाम रखा गया है। तो ये सब बांध बनाया गया है अलग अलग भारत के नदियों पर, और इन बांधों के माध्यम से इन सारे चीजों की पूर्ति की जाती है, इसलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इससे क्या हो रहा था कि एक चीज में हम पूंजी लगा रहे थे और इससे कई सारे विकास के कार्य हम कर रहे थे। तो ये चीज किया गया था। बांधों को, ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा था। वो आगे मिलेगा तुमको, कहीं ब्रैकेट में देखो बॉक्स में लिखा हुआ होगा, भारत का यहाँ लिखा हुआ है ना कि आधुनिक भारत का मंदिर। कौन कहा था ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सवाल पूछा जाता है कि बांधों को, देश के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, इसके महत्व को देखते हुए। आगे देखो, बीते कुछ वर्षों में, अब देखो अभी हम जो देखे तो यही देखे कि बहुउद्देशीय परियोजना से हम लोगों को लाभ होने वाला है, लेकिन लाभ के साथ इसमें हानि भी हुई है, और हानि बहुत ज्यादा हुआ है। क्या क्या हुआ है देखो एक एक करके। बहुउद्देशीय परियोजना के लिए पिछले कुछ वर्षों से और बांध को लेकर के लोगों में विरोध है, और इसका फिर से पुनर्निरीक्षण की बात हो रही है कि एक बार फिर से इसका निरीक्षण किया जाए, इसका जांच किया जाए, क्योंकि इससे नुकसान भी हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है? नदियों में बांध लगाने से नदियों का प्राकृतिक प्रवाह रुक जाता है। ये नदी सीधे से बहती हुई जा रही है, हम बीच में बांध देंगे तो उसका जो प्रवाह है, जो रास्ता है, वो क्या कर दिया, हम रोक दिए। और पानी की आदत है, उसको जिधर रास्ता मिलेगा उधर सोच हो जाएगा। तो पानी बहुत ज्यादा होगा तो आसपास के क्षेत्र में फैल जाएगा, तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। असल में हम बांध बनाए थे बाढ़ रोकने के लिए, लेकिन उससे बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो ये हो जाता है। उसके बाद हमने बनाए बांध की मृदा प्रदूषण को रोकेंगे, तो ठीक है, आप यहाँ बांध बनाए, इधर से पानी आया, यहाँ रोक लिए, मिट्टी सब हुआ, तो अब यहाँ मिट्टी स्थिर है तो क्या होगा, नीचे जमा होगा, तो उसको आपको साफ ना करना पड़ेगा। प्रत्येक वर्ष साफ कीजिए, नहीं साफ कीजिएगा तो जो नदी के तल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऊंचा होगा, और पानी रखने की क्षमता उसका क्या होगा, कम। अगर मान लो पिछला बार कोई नदी है जो 100 लीटर पानी रखा था, और उसमें तली जमा होने के कारण हो सकता है अगला बार 80 लीटर पानी रखे, तब 20 लीटर एक्स्ट्रा पानी जो आ गया वो एक्स्ट्रा नहीं है, उसको रखने की क्षमता है, लेकिन वहां पे मिट्टी के परत बन गया, तो 20 लीटर पानी कहाँ जाएगा, आसपास के क्षेत्र में फैलेगा। तो नदियों में अवसाद जमने के कारण पानी का होता है इधर उधर फैल जाता है, नदी में जो पानी रखने की क्षमता है वो कम हो जाता है, तो ये भी एक नुकसान हुआ। तो इस तरह की कई सारे, उसके बाद जलीय जीवों के साथ भोजन और प्रजनन जैसे कई सारे समस्याएं उत्पन्न होती है, उनको भी इसमें समस्या। अब यहाँ पे पानी रोक लिए इधर वाला जलीय जीव के तो ठीक है, आगे वाला जो जलीय जीव है उसको नुकसान होगा ना उससे। तो इससे फायदा भी हो रहा था और नुकसान है ना, हम गड़बड़ा जाते कि नुकसान की नुकसान है, तो नुकसान होता है, ठीक। तो ये समस्याएं भी आ रही थी। इसके अलावा कई सारे मैदानी क्षेत्र में बाढ़ भी आ जाता है, तो ये भी यहाँ पे समस्या। और इसका उदाहरण देखने को मिलता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन। नर्मदा नदी गुजरात में है, वहां पे बांध बनाना था, तो वहां के लोगों ने इसका विरोध किया कि हम अपने नदी पे बांध नहीं बनवाने देंगे। क्यों विरोध करेंगे, इसका नुकसान होगा तब ना। तो इसके नुकसान अभी देख लिए क्या क्या होता है, और देखो आगे इसका नुकसान बताएगा क्या क्या होता है। तो नर्मदा बचाओ टिहरी बांध आंदोलन ये सब जो है वो दिखाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हम लोगों को लाभ तो होता है, लाभ के साथ साथ इसमें हम लोगों को नुकसान भी होता है। इसके खामियों को भी इसने उजागर किया। अब लोग वहां आंदोलन के तब बताए ना कि हम क्यों बांध नहीं बनाने देंगे, तो यहाँ पे इससे कुछ नुकसान भी होता है। होता क्या है कि जब बांध ये सब बनता है तो आमतौर पर लोग अपनी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण को त्याग कर किसी और जगह पे विस्थापित हो जाते हैं, उनको अपना जगह छोड़ के कहीं और जाना पड़ जाता है। और क्या होता है, इसके बदले में उनको जितना मुआवजा मिलना चाहिए, अब हम अपना जगह छोड़ रहे हैं तो सरकार उसके बदले में मुआवजा देती ना है, तो जितना मुआवजा मिलना चाहिए उतना इन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाता है। मुआवजा मतलब समझती है,
रुपया पैसा बदले में वो नहीं मिल पाता है, और इन लोगों को जगह भी छोड़ना पड़ता है। कुछ जो बड़े पूंजीपति लोग, जमींदार वर्ग के लोग, उनको तो फायदा हो जाता है, उनका पहुंच होता है, उनको उसका फायदा मिल जाता है, उनको मुआवजा मिल जाता है। लेकिन जो आम जनता है उनको ठीक से उनका मुआवजा भी नहीं मिल पाता है, तो उनको नुकसान हो गया। तो बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तो देख लिए, साथ ही साथ ये सब क्या चीज है, नुकसान है, सबसे नुकसान भी होता है। ये सच है कि सिंचाई की सुलभता ने कई क्षेत्रों में फसल के प्रतिरूप को परिवर्तित किया है। आज फसल के उत्पादन हम लोग को बढ़ा है, उसका वजह सिंचाई बेहतर बनाने के कारण। वो एक परियोजना का फायदा हो सकता है कि नहर ये सब बना के पानी उधर भेज के उत्पादन को हम लोग बढ़ाए हैं। ठीक, जहां जल कृषि एवं वाणिज्य फसलों की ओर किसान आकृष्ट हुए हैं। अब यहाँ पे जब बगल में हमारे पास नदी है, नहर है, बांध है, तो वहां पे जल कृषि करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इस चीज में तो बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन मृदा में लवणीकरण भी आया है। लवणीकरण मतलब उसमें नमक के मात्रा ही बढ़ा है, जो कि मृदा की उर्वरा शक्ति को कमजोर कर देता है, जो कि एक गंभीर समस्या है। इसी वजह से गरीब, भूमिहीन और अमीर भूस्वामी के बीच एक सामाजिक खाई भी उत्पन्न हुआ है, क्योंकि अमीर फायदा कमाते कमाते हो गया और गरीब गरीब हुआ। और ये बहुउद्देशीय परियोजना के कारण ये हुआ है, एक ये कारण है। और इस वजह से समाज में दो वर्ग बन गया है, एक खाई आ गया है अमीर और गरीब के, क्योंकि इसमें पूंजीपति और जमींदारों को तो फायदा हो जाता है, वो ठेकेदारी ये सब ले लेता है। लेकिन जो भूमिहीन है या छोटा किसान है उसको उसका फायदा नहीं मिलता है। बांध बनाना है उसका फायदा ले लिया, ठेकेदारी ले लिया तो फायदा हो गया। वो पूरे नदी में मछली पालन करने का या वहां के मछली को बेचने का जो भी करना है उसका ठेकेदारी ले लिया। तो क्या ये छोटा किसान और भूमिहीन व्यक्ति ले पाएगा, गरीब व्यक्ति ले पाएगा? कौन लेगा? ये पूंजीपति और जमींदार लोग ही। तो उनको तो इससे फायदा हुआ, लेकिन जो गरीब भूमिहीन थे उनको इससे क्या हुआ? नुकसान। और समाज में खाई बन गया अमीर और गरीब का। इस तरह के यहाँ पे चीजें हुआ। इस तरह के झगड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी देखने को मिलता है, वहां भी इस तरह की चीजें होती रहती है। और हमारे देश में भी ये सारी चीजें हुआ है, और दिन प्रतिदिन इससे समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है, लाभ के बंटवारे को लेकर के, कि यहाँ से जो इनकम हुआ वो किसको कितना मिलेगा, इस चीज को लेकर के। तो बहुउद्देशीय परियोजना की भी एक नुकसान हुआ है। उसके बाद देखो, हम लोग पढ़े हैं अभी थोड़ी देर पहले कि नदियों को बांध इसलिए बनाया जाता है ताकि बाढ़ को हम क्या करें, नियंत्रण करें, यानी उसको कंट्रोल करें। लेकिन इसमें कई बार उल्टा भी हुआ है, नदियों पे बांध बनाने के कारण बाढ़ भी आई है। एक फिल्म है, देखना तुम लोग, फिल्म के नाम है 2018। हाँ, फिल्म का नाम है 2018, साउथ की मूवी है। उसमें बाढ़ को ही दिखाया गया। वो बाढ़ जो है ना, बांध टूटने से ही आता है। अब बांध, पानी भर गया, बांध बनाए हुए हैं, तो बांध को भी पानी सहने की क्षमता नहीं है, उससे ज्यादा वो लोड नहीं सह सकता है। और वैसे समय पर आप बांध नहीं खोलेंगे तो क्या करेगा, बांध को तोड़ देगा। आप खोलेंगे तब पर भी बाढ़ की स्थिति की क्या, ये कितना पानी जाएगा कहाँ? तो असल में जो नदियों पे बांध बनाया गया वो क्यों बनाया गया है? बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो जलाशय है उसके तलछटों का जमा, यानी वहां पे मिट्टी, कंकड़, पत्थर सब जमा हो जाने के कारण, क्योंकि बांध तो पानी रुक गया, स्थिर हो गया, तो सब कचरा कहाँ बैठ जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। बनाए थे हम बाढ़ रोकने के लिए और वजह बन गया वो बाढ़ का, तो ये भी इसका नुकसान होता है। कई बार अब वर्षा जो है वो फिक्स नहीं कितना होगा, कभी ज्यादा भी कभी कम भी, तो कभी लगातार बारिश होते रह गया, तो अति वर्षा होने के कारण जल भी बांध के नियंत्रण में नहीं रहता है, वो बांध से बाहर हो जाता है। कई बार बांध तोड़ देता है, एक बांध तोड़ेगा, सोचो कितना तबाही वो लेकर के आएगा। अगर उतना नदी में पानी नहीं रहता स्टोर तो तबाही कम न लाता, वो जल प्रवाह के साथ अपना बहते न चला जाता। तो इससे फायदा और नुकसान दोनों है। जब ये बांध तोड़ता है तो इससे जान माल के क्षति भी होता है, और ऐसा हुआ है। किताब में देखो, नेपाल में बैराज नाम के जगह लिखल होगा, वहां के बांध टूटने से 2007-8 वाला जो हमने के बाढ़ है वो इसके वजह से भी आया था। नहीं मिला, देखो होगा कहीं, है ना, बैराज लिखल है वहां पे। तो बांध टूटने से 2007 में बिहार में बाढ़ आया था, यहाँ देखो लिखा हुआ है। तो और इससे क्या हुआ था, हम लोगों को काफी जान माल के इसमें हानि भी हुआ था। ठीक, उसके साथ साथ भूमि निम्नीकरण का भी हम लोग को समस्या उत्पन्न हो गया था, उसका भी सामना करना पड़ा।
तो ऐसा माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप की भी स्थिति बनती है, भूकंप भी आता है इसके कारण से। तो बहुउद्देशीय परियोजना मतलब नदी घाटी पर बांध बनाना, ये हम लोगों के लाभदायक भी है और नुकसान भी है। जितना ये लाभ देता है उतना ही ये नुकसान भी पहुंचाता है। दोनों चीज देख लिया। अगर लाभ पूछेगा तो वो वाला लिख देंगे, हानि पूछा तो इसमें से जो भी 2 4 5 बात जो भी याद है वो लिख देंगे। बोलिए। अब यहाँ पे संभावना बताया गया है, कैसे आता है वो ये बताया गया है। तो हम कहाँ बोल रहे हैं, किताब बोल रहा है कि इसके कारण से बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप की भी संभावना बढ़ जाती है। अब ये चीज हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये बढ़ता कैसे है। बाढ़ होला तो समझ में आया कैसे होता है, ठीक। भूकंप होला में फिलहाल इसका जानकारी हमको है नहीं कि कैसे बढ़ता है, लेकिन है बुक में कि भूकंप की स्थिति होती है। देखेंगे उस सवाल के भी जवाब ढूंढेंगे। तुमने भी कुछ सवाल किया था, अच्छी किया था, भूल गए। फिर वो बता ही लाम बोले थे क्लास के बाहर बता देंगे। तुमको से ही बोल रहे हैं, तुमसे ही। क्या पूछा था? कैसी तो था, याद ना आ रहा है। अभी सवाल कुछ किया था, अभी सवाल हमारा याद आ रहा है, वो हम तुमको बताना था। अब देखो एकदम हल्का लगी छूट रहा है कि कोई सवाल था, लगभग तुमको हम उसको बता देते, कहते कि और हाँ याद आ गया, वित्तीय वर्ष पूछा था ना। बोले थे उस टाइम की वित्तीय वर्ष से उल्टा है। देखो वित्तीय वर्ष के कैलेंडर अलग चलता है, हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं ना वो अलग है, और जो वित्तीय वर्ष वाला कैलेंडर है ना वो अलग चलता है, इसीलिए वो उल्टा है। बस इतने याद रखना है तुमको, उसका कैलेंडर अलग है। जैसे हम लोग रूस के कैलेंडर पढ़े, जूलियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर जैसा, दोनों एक दूसरे से अलग है ना, 13 दिन के आगे पीछे, और इसका कैलेंडर अलग चलता है, इसीलिए इसमें उल्टा दिखाई देता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च जा रहे हैं। वही चीज था। तो अब इसको भी कभी ढूंढ लेंगे, बनाते वक्त हमको दिमाग में तो नहीं है कि सवाल पूछेगा, अब पूछ लिया था बढ़िया बात है। सवाल ढूंढ लेंगे कि आखिर ये क्यों होता है, अब बता देंगे। अब देखो इतना ही नहीं, बाढ़ से जल प्रदूषण भी होता है। तो बाढ़ आएगा, कचरा लाएगा तो प्रदूषण भी फैलाएगा। अगर आपके गांव में बाढ़ आ जाए तो उससे आपके गांव में कचरा भी फैलेगा, उससे तरह तरह की बीमारी भी होती है, जीवाणु कीटाणु भी वहां पे लगता है। तो यहाँ पे बाढ़ से जल प्रदूषण और जल से होने वाली बीमारियां भी उत्पन्न होती है, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां हो जाती है और संक्रमण हो जाता है इन सारी चीजों का। तो अगर देखो तो ये जब बाढ़ आएगा, बाढ़ किसकी वजह से आया? बहुउद्देशीय परियोजना की वजह से। और वो आया तो कौन कौन सा नुकसान पहुंचाया देख लिए। तो अगर पूछे तुमसे कि बहुउद्देशीय परियोजना के नुकसान क्या है बताएं, तो इनमें से जो भी 2 4 5 जैसा क्वेश्चन है 2 नंबर के है तो 2-3 लाइन में लिख देंगे, न हुआ तो यही से उठा लेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है, इसके कारण बाढ़ आती है, बाढ़ से जल प्रदूषण से बीमारी, फिर फसल में कीटाणु जनित बीमारी का संक्रमण, इतने लिख दो, ये भी तो ये है। बाकी पीछे भी जो बताया वो सब कारण है, ठीक। तो ये सारी चीजें उसके कारण होता है। अब अगला पॉइंट है तुमको जल संकट। बहुउद्देशीय के फायदा और नुकसान दोनों हम लोग देख लिए। अब है तुमको जल संकट। जल संकट जैसे ही बोलेंगे तुम्हारे मानस पटल पर, मानस पटल मतलब समझा, मस्तिष्क, मस्तिष्क मतलब समझती है, दिमाग। जैसे बोलेंगे जल संकट तो दिमाग में क्या चित्र बनेगा? जल संकट मतलब कौची? जल संकट मतलब क्या होता है? हो हम कहें कि यहाँ पे जल संकट है, मतलब यहाँ पानी का है, बताओ। हम बोलेंगे कोचिंग में जल संकट है, यानी पानी कौची है, मात्रा में कम है, यानी सूखा। तो जल संकट के मतलब ये होता है सूखा, यानी पानी के कमी, ठीक। अगर पूछा जाए जल संकट क्या है तो बता दो कि जल की अनुपलब्धता या बोलो जल की कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं? जल संकट कहते हैं। इसके बारे में स्वीडन के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? फॉल्कनमार्क। ये बॉक्स में दिया हुआ है, बॉक्स में देख लो। तो स्वीडन के एक विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है फॉल्कनमार्क। वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होता है। अगर एकरा से कम कोई व्यक्ति के पास पानी है
तो समझ जाइए कि वो जल संकट में है। अब पहले घन मीटर बता रहे थे, एक क्षेत्र में पानी के मात्रा को हम लोग घन मीटर कहते हैं। और जैसे हम बोल दिए ना यहाँ पे 1000 घन मीटर, 1000 घन मीटर का मतलब है कि 1000 मीटर एरिया में पानी जितना होता है उसकी बात हो रही है। हाँ, बाकी सब और बढ़िया से जानना हो तो गूगल पे डालना कि 1000 घन मीटर पानी का मतलब क्या होता है, तो बढ़िया से तुमको मिल जाएगा। ठीक, हाँ उतना पानी चाहिए। अब वो में ही मत लेंगे 1000 में, तो यहाँ पर तो हम 50 लीटर 1000 लीटर इतना अपना सकते हैं। ये मापने का एक तरीका है। ठीक, ऐसे मापा जाता है। हम कल बता रहे थे कि ऐसे ले लो तो कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को, वहां ये ना समझ में आ रहा है ना, इसको हटा दो, ऐसे समझो। प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम तक 50 लीटर पानी की आवश्यकता होता है। अगर ओकरा से कम पानी तू यूज कर रहा है तो तू जल संकट में। अगर तू सही से अपना नहाओ धोआओ, कपड़ा लत्ता खींचो, ये सब करो, खाना बनाओ खाओ, तब प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में 50 लीटर पानी आराम से यूज कर जाएगा। कम से कम नहाएगा तो 3 ड्राम से तो नहाएगा, 1 ड्राम में 15 लीटर। अरे एक बार उछल ले, फिर साबुन लगा ले, फिर उछल ले तो 2 बार मान ले तो 30 लीटर लगा ले, लगा ना। बाकी कपड़ा लत्ता ये सब धोना है तो कम से कम 50 लीटर। अगर उससे भी कम है तो समझ जाओ तो कहाँ है, जल संकट में। तब जल के संकट है। अगर उतना भी पानी एक व्यक्ति की पूर्ति नहीं हो रहा है, 50 लीटर भी, तो काची में है, जल संकट में। यहाँ से बस ये याद रखना कि फाल्कन मार्क कहाँ के थे, स्वीडन के। अगर सवाल पूछेगा तो यही पूछ सकता है। हाँ, अभी तू कार्ल मार्क्स में घुसल है। अब देखो जल संकट के कारण का है, काहे ये जल संकट बना, यानी जल के कमी काहे है, उसका वजह। तो जल के कमी का वजह देखो, पहला, आज कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है हम लोगों को, और कृषि में उत्पादन बढ़ाना है तो हम लोग को सिंचित भूमि को बढ़ाना होगा, यानी भूमि को पटवन करना होगा, पानी की जरूरत पड़ेगा। तो ज्यादा पानी खर्च होगा तो पानी का होगा, नीचे कमेगा। मुख्य रूप से तो हम लोग भूमिगत जल का प्रयोग करते हैं, या भूमि पृष्ठ के, कल पढ़े हैं कि चाहे तो भूपृष्ठीय जल का प्रयोग करते हैं चाहे भूमिगत के। तो अगर हम सिंचाई में पानी का प्रयोग करें तो दोनों में से कोई एक होगा तो पानी को हम क्या करेंगे, कम करेंगे, तो वो कम हो रहा है। इसके कारण से भी जल की कमी हो रही है, तो जल संकट कारण हो रहा है। आज औद्योगिकरण का टाइम है, ये औद्योगिकरण का काल है, हमेशा औद्योगिकरण हो रहा है, नए नए उद्योग खुल रहे हैं और उन उद्योगों में भी पानी की आवश्यकता होती है। तो उसके कारण आज नगरीकरण हो रहा है और शहरों में भी पानी की आवश्यकता है। जनसंख्या इतना बढ़ रहा है तो जनसंख्या के लिए हर चीज की बढ़ोतरी करना पड़ रहा है। पहले तो उस जनसंख्या को ही पानी चाहिए, फिर उसी जनसंख्या के लिए औद्योगिकरण हो रहा है, उसके लिए पानी चाहिए, उसी जनसंख्या के लिए नगरीकरण हो रहा है, उसके लिए पानी चाहिए, उसकी पानी की पूर्ति करवाइएगा ना। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, जल संकट उत्पन्न हो रहा है। आज उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल से भी जल संकट हो रहा है। दिया हुआ है, तुम बुक में देखो, यहाँ पे कानपुर में 180 को चमड़ा की दुकान है जो प्रतिदिन 58 लाख लीटर गंदा पानी निकालता है। कानपुर में, खाली उत्तर प्रदेश का एक शहर कानपुर में 180 गो चमड़ा के फैक्ट्री और प्रतिदिन 58 लाख लीटर गंदा पानी निकाल रहा है, प्रदूषित, फैक्ट्री में चमड़ा सब साफ करके। और वो पानी कहाँ गिर रहा है जाके, नदी में। यानी जो नदी का साफ पानी था वो भी क्या हो गया, प्रदूषित। हमने के पटना से होके गंगा नदी गुजर रही है, ठीक। अब गंगा नदी सबसे पवित्र पूजनीय है। अब पूरा पटना के दानापुर के कचरा कहाँ गिर रहा है, तो जो साफ पानी था वो भी क्या हो गया, क्या उसको हम यूज कर सकते हैं, तो ये वाला संकट नहीं आएगा। तो ये जो उद्योग से ये जो दूषित जल निकल रहा है, इसके वजह से भी हमारे पास जल संकट उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद हम लोग के अभी बता दें कि जैसे पटना शहर है तो वहां के जितना भी घरेलू नल्ला कचरा है कहाँ जा रहा है, गंगा जी में। औद्योगिक अवशिष्ट जितना है, फैक्ट्री सब के कचरा कहाँ जाएगा, गंगा जी में। तो गंगा नदी के पानी का होगा प्रदूषित, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पहले तो नदी के पानी लिया, कम कर दिया, वहां से भी जल संकट, फिर वो पनिया के गंदा करके उहेला में छोड़ दिया। तब मान लो जैसे हम घरे टंकी है 500 लीटर के, उनमें से 1 ड्राम पानी निकाल ले और ओकरा कचरा करके वो 500 लीटर वाला में डाल दे, तो 500 लीटर पानी का हो गया, खराब हो गया।
तो अब तेरा भी जल संकट होगा कि ना होगा? 500 लीटर पानी था तो ऐसे कर उसको क्या कर दिया, तो होगा कि नहीं होगा? तो ये भी एक जल संकट के कारण है। अगर जल संकट के कारण पूछे ना तो यही सब 4-5 पॉइंट तुमको लिखना है, ज्यादा नहीं। उसके बाद आज जो हम लोग कृषि कर रहे हैं उसमें खाद का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, रासायनिक खाद का, और उसके वजह से भी हम लोग को क्या हो रहा है, पानी का हो जा रहा है, प्रदूषित हो रहा है। ओकरा में जो केमिकल मिला रहे हैं, जो कीटनाशक दवाई मिला रहे हैं, वो मिट्टी को तो खराब कर ही रहा है, साथ ही साथ वो पानी को भी खराब कर रहा है। तो ये सब वो कारण है जिसके वजह से जल संकट बना हुआ है। आगे देखिए कि जब जल संकट बना हुआ है तो इसका संरक्षण की जरूरत है। तो संरक्षण मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले जानो जल संरक्षण या प्रबंधन की आवश्यकता। देखो, जल संरक्षण के मतलब होता है कि स्वस्थ जीवन रहे, आपके पास खाद्यान्न सुरक्षा रहे, खाने पीने के सामान की सुरक्षा हो, आजीविका हो, उत्पादक अनुक्रियाओं में सुनिश्चित किया जा सके कि सब चीज सही से चल रहा है। तो ये है तुमको जल संरक्षण, यानी कि जल को बिना बर्बाद किए हुए सही तरीके से उपयोग करना। ये क्या चीज है? जल संरक्षण है। उसके लिए आपको कुछ नियम बनाना होगा, वही क्या है? प्रबंधन है, मैनेजमेंट है। ठीक, समझ गए? अब एक बार पानी गिरा के, फिर ऐसे ऐसे खखोर के, फिर पानी गिरेले, फिर साबुन लगेले, फिर पानी गिरेले, फिर खखोर ले, अब फिर साबुन लगेले, पानी गिरेले। एक बढ़िया, एक बार पानी गिराओ, साबुन लगा के खखोर ले, एक बार पानी गिरा ले, तो 2 ड्रम में हो गया, बच गया। ये होता है मैनेजमेंट करना। ठीक, और मैनेजमेंट में क्या हो सकता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब उपाय पढ़ेंगे तो वहां समझ सकते हैं कि कैसे हम इसका प्रबंधन मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसको बचाने के उपाय पढ़ेंगे। ठीक, सरकार भी इस चीज को समझ रहा है कि जल बचाना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो कहते चल रहा है जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ठीक, सरकार भी क्या किया, 1987 में ही, सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति बनाया और जल सर्वेक्षण पे काम करना शुरू किया। फिर बढ़ते हुए जनसंख्या, बदलते हुए समय के साथ जो जो इसमें नियम बनाया गया था, उतना से जल को बचाना संभव बात नहीं था। तब जाकर के 2002 में इसमें बदलाव किया गया, संशोधन किया गया, और संशोधन करके फिर से इसको लागू किया गया और राष्ट्रीय जल नीति 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत हम लोग पढ़ते हैं जल ही जीवन है। ठीक, ये सारी चीजों को हमको पढ़ना पड़ रहा है। आगे देखिए, छोटा छोटा है, खत्म कर देंगे। यानी सुनना है थोड़ा सा, हम वाला घींच लिए घंटिया, उधर वो सब लेकर आयल है। जल संरक्षण और प्रबंधन के उपाय कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जल की उपलब्धता को बनाए रखिए। सरकार जब ये नियम लाया था ना, जल संरक्षण अधिनियम 2002, तो 3 चीज लाया था, ये 3 गो लाइन से, ये तीनों चीज। पहले जल की उपलब्धता को बनाए रखना है और उसको बनाने के लिए उपाय करना होगा। फिर जल को प्रदूषित होने से बचाना है, और फिर प्रदूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनर्उपयोग करना है, रिसाइकल करना है। ये 3 काम सरकार के तरफ से था। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जहां पे मान लो जैसे हम लोग सब्जी की खेती करते हैं, कुछ सब्जी के पेड़ ऐसा है जिसको सिर्फ जड़ तक पानी चाहिए, पूरे खेत में पानी देने की जरूरत नहीं है। तो कुछ फसलों को हम लोग ड्रिप सिंचाई करके भी कर सकते हैं। धान पे ड्रिप सिंचाई नहीं कर सकते, उसके जड़ के पास भी पानी चाहिए, लेकिन सब्जी सबके खेती हम कर रहे हैं तो उसमें हम ड्रिप सिंचाई कर सकते हैं। साग मूली सबके खेती कर रहे हैं तो ड्रिप सिंचाई से काम चल सकता है। तो ड्रिप सिंचाई या लिफ्ट सिंचाई या सूक्ष्म फुहारा वही चीज है सब, और ऐसे करके हम लोग खेती करेंगे तो जितना पानी के जरूरत था उतना ही मिलेगा उसको। ऐसे हम लोग पूरा पानी खेत में डालते हैं तो बाकी के पानी का होता है, बिना मतलब का होता है, लेकिन खेत में हम लोग भर देते हैं। तो ड्रिप सिंचाई करके हम बचा सकते हैं। सीढ़ी नुमा खेती करके भी हम पानी को बचा सकते हैं, रुक सकते हैं। सीढ़ी नुमा ना जानती है, पठारी इलाका में जो इसी से खेतियां ना किया जाता, ना दिखाए थे बंसवा में से कि देख तन्नी वो है, लेकिन देख ले, दिखाए थे ना वो सीढ़ी नुमा खेती, तन्नी वो था, लेकिन समझने के लिए दिमाग में पिक्चर चाहिए, वो पिक्चर बेहतर था। बाकी गूगल पर सर्च करो, मिलेगा एकदम बढ़िया से। उधर होता है उत्तराखंड सब तरफ, असम में होता है, जहां पठारी इलाका है वहां पे इस तरह की खेती की जाती है। उसके बाद वर्षा जल का संग्रहण कीजिए और उसका पुनः प्रयोग कीजिए। अब वर्षा जल का संग्रहण कैसे करना है, पूरा एक टॉपिक पढ़ लेते हैं कि कैसे किया जाता है, बस तुरंत
ठीक, तो ये उपाय हो गया। आप देखो भारत में वर्षा जल संग्रहण कैसे कैसे किया जाता है। अंडरलाइन आज कुछ ना करी जाए तो कोई बात ना, हम ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। यहाँ जो बता रहे हैं वो करते जाना। देखो पहाड़ी क्षेत्रों में गुल अथवा कुल कहा जाता है, उसको कुल नाम दिया गया है, गुल। ये क्या किया जाता है कि नदी के जो मुख्य धारा है ना, वहां से कुछ अपना निकाल लिया और ऐसे निकाल के उसको किस चीज में उपयोग कर लिया, सिंचाई में। तो पानी बचा लिया, नीचे वाला तो ना निकाला, बरसात के दिन में जो पानी आया था नदी में उसका उपयोग कर लिया, तो वर्षा जल का संग्रहण करके खेती में यूज कर लिया। उसके बाद देखो बंगाल में बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाने का चलन था, वहीं से नहर निकाल दिए, चल जहां पानी की जरूरत है वहां, और उस वर्षा वाले पानी को यूज कर लिया खेती करने में। उसके बाद देखो जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जैसे मान लो राजस्थान, तो ऐसा जगहों पे गड्ढे का निर्माण किया जाता है और उस गड्ढे में पूरे बरसात के पानी को क्या कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है। बरसात के पूरा पानी कहाँ जाके जमा हो जाएगा, गड्ढा में, बाद में उसको उपयोग करेगा। ठीक, फिर इस पानी को खेती करने में प्रयोग कर लेता है। एगो अपना जैसे पूरा मैदानी इलाका है, मान लो हमने की तरफ है, तो कहीं एगो तुरंत कैसे सूख जाएगा, कुछ तो यूज करेगा ना, उतना तो जमीन के नीचे से ना निकालना पड़ेगा। फिर गांव में अब जहां हमने के छठ होता है, गांव में पूरा पानी सूख गया, लेकिन बरसात तो कहीं खत्म हो गया था, लेकिन पानी है ना अभी बचा हुआ। अगर उस पानी को सही से रखा जाए, उसको प्रदूषित ना किया जाए, तो उसको खेती में नहीं यूज कर सकते हैं। हम क्या करें, उसको अगर प्रदूषित ना किया जाए तो उसको हम खेती में यूज नहीं कर सकते हैं। कपड़ा लत्ता ना धो सकते हैं, नहा नहीं सकते हैं ओकरा में, ये सब ना होगा, गाड़ी घोड़ा नहीं धो सकते हैं उसमें, तो ये सब चीजें कर सकते हैं। तो ऐसे कर भी कर सकते हैं। अब देखो ये अंडरलाइन कर लेना, ये जो गड्ढा किया जाता है ना, तो राजस्थान के जैसलमेर में इसको खादिन कहा जाता है। गड्ढावा के क्या कहते हैं, खादिन। कहाँ पे, जैसलमेर में। और राजस्थान में एक और अन्य क्षेत्रों में इसको जूहर कहा जाता है। राजस्थान के बाकी क्षेत्रों में इस गड्ढे को जोहर कहा जाता है। पढ़े ना कि पद्मावती जोहर कर ली थी, जोहर मतलब क्या था, राजस्थान में गड्ढा को क्या बोला जाता है, जोहर बोला जाता है। तो उसमें आग लगा के और अपना शरीर त्याग कर दी थी, तो पढ़े हैं। तो अन्य क्षेत्रों में इसको क्या बोला जाता है, जोहर बोला जाता है। और जैसलमेर में इसको क्या बोलते हैं, इसी चीजवा को खादिन बोलते हैं, उसी गड्ढा को खादिन बोलते हैं। हमारे तरफ इसको गड्ढा बोलते हैं। हाँ, वहां पे खादिन। अब बाकी राजस्थान में इसको जोहर, हमनी के तरफ गड्ढा बोला जाता है। तो यहाँ पे पानी जमा किया जाता है। इसके बाद एक और जगह बताया गया है कि राजस्थान के बिरानो, फलोदी और बाड़मेर नाम के जगह पर पानी को जमा किया जाता है, जिसको टैंक में किया जाता है। टैंक मतलब समझता है, घर के नीचे ही टंकी बना दिया जाता है, हमने कैसे 500 हाँ, उसी टंकी बना दिया जाता है और उसी टंकी में पानी भरा जाता है। वहां इसको क्या कहते हैं, टांका कहते हैं। टैंक न बोल के वहां क्या बोला जाता है, इसको टांका। ये सब अंडरलाइन कर लेना, समझ गया। तो ऐसे करके बरसात के जल संग्रहण किया जाता है। लेकिन एगो इसमें दुविधा है। पश्चिमी राजस्थान में एक नहर बना जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। अब ये इंदिरा गांधी नहर होने से वहां पे 12 महीना पानी उपलब्ध है, और जब कोई चीज हमनी के मिल जाता है ना, तब फिर हम उसका कद्र करना भूल जाते हैं। जब इन लोगों के पास से इंदिरा गांधी नहर नहीं था, तब पानी की किल्लत था, तब ये टांका, जोहर, खादिन के मतलब समझते थे, वाटर कंजर्वेशन करते थे। लेकिन अब पानी उपलब्ध हो गया है तो उसका वैल्यू वो नहीं समझते हैं, और बहुत कम है जो अपने घर में टांका बनाए हुए हैं, क्योंकि उनको पानी उपलब्ध हो गया है तो उसकी कीमत वो नहीं समझ रहे हैं। समझ गई। तो यहाँ पे ये चीज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वर्षा जल के संग्रहण वहां होता है। कर्नाटक में एगो जिला है जिसका नाम है मैसूर, टीपू सुल्तान। ठीक, इंपॉर्टेंट है। वहां पे एक गांव है गंडाथूर। कर्नाटक के मैसूर जिले में एक गांव है गंडाथूर, और इस गांव में लगभग 200 घर में छत से जल संग्रहण किया जाता है। छत के पानी को बर्बाद नहीं किया जाता, उसको एक टैंक में गिराया जाता है और वैसे करके जमा किया जाता है। बिल्कुल ऐसे देखो, कहाँ गया ले सबकी ये फोटोआ नहीं डाले, ये आए दादा
उन्हें देख, किताब में देखो है, किताब पलटो ना, किताब देखो, देखो घर बना हुआ है, वहां से वो पाइप आयल है, दिख रहा है ना, कोई कोई में ऐसी है 3GP कर दिया है, कोई में 4K है एकदम, दिख रहा है। छत से पानी आ रहा है, एक टैंक में जमा हो रहा है, फिर वो चापाकल में जा रहा है। यह वो बेकार पड़ल कुआं में 2 तस्वीर है, तो बेकार पड़ल कुआं में जमा हो रहा है, उससे भूमिगत जल की पूर्ति हो रहा है, फिर वो पानी को उपयोग कर ले रहा है। या क्या किया जाता है कि उसी टैंक में पानी के स्टोर करके सिंचाई करने में, गाड़ी घोड़ा धोने में, बाग बगीचा को पटाने में, कपड़ा सब धुलने में, उस पानी को क्या कर लिया जाता है, उपयोग। तो इससे क्या होता है, भूमिगत जल के बचत हो जाता है। तो ऐसे करके भी पानी को बचाया जाता है। इसे कहाँ किया जाता है, मुख्य रूप से कर्नाटक के मैसूर के गंठाथुर गांव में ये अभी भी प्रचलन में है। बस बस हो गया पूरा, ये 3 पेज। वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे कई राज्यों में इस प्रकार से वर्षा जल का संग्रहण किया जा रहा है, जैसे तुमको किताब में दिया गया है, छत से। ठीक, अंडमान निकोबार में भी इस तरह के पानी वर्षा संग्रहण किया जाता है। 8 या 9 की इंग्लिश में पढ़ाए हैं, रेन व हार्वेस्टिंग नहीं था इंग्लिश में, जोन है, हम क्लास याद किए हुए हैं, तो उसमें भी बताया थी चीज कि कैसे किया जाता है। आगे आइए, वर्षा जल सब खत्म हो गया। अब एक चीज हमने के पढ़ना है, सोन परियोजना के बारे में। देखो सवाल पूछा जाता है कि बिहार के 3 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखें, तो कोई नहीं याद होते, कम से कम ये 3 याद रखना है, क्योंकि ये 3 मेन है, बाकी और लास्ट में 2-3 और बताएंगे, लेकिन ये तीनों याद रखना। जब बहुउद्देशीय परियोजना चल रहा था उसी समय बिहार में के नदियों पे भी परियोजना यानी बांध बनाने का काम किया गया, और 3 नदियों पे बनाया गया, सोन नदी पर, गंडक नदी पर और कोसी नदी पर। ये तीनों बिहार की नदियां हैं। आप पूछ देवे कि बिहार के 3 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखें, तो तीनों यही है। इसके अलावे भी है, बागमती सब भी है जो लास्ट में बताएंगे, लेकिन ये आप मुख्य रूप से याद रखिएगा, नामी है, प्रमुख है। ठीक, ये तीनों रट्टा मार जाइए। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे सोन नदी को पढ़ना है, बाकी गंडक कोसी को नहीं पढ़ना है, लेकिन सोन नदी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि कब बना, कैसे बना। संक्षेप में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बना है, कैसे क्या फायदा है। थोड़ा सा आप लोग हमको टाइम दे दीजिए, इसको आज खत्म करके बयान एक ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। ठीक, 30 मिनट छोड़ेंगे, थोड़े 5 मिनट की क्लास है, 5 मिनट आप एडजस्ट कर लीजिए, वहां पे एक दिन कोई दिक्कत ना है। मैं थोड़ा सर तनी ज्यादा खींच लिए, 15 मिनट हमारे में क्लास हुआ। कितना टाइम हो रहा है, 5 हो गया, बस रुक जाइए, कल ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार के सबसे प्राचीन परियोजना है और सबसे पहला भी है, सबसे पुराना और सबसे पहला है। इसका स्थापना करवाया गया है ब्रिटिश सरकार द्वारा। कब? तो करवाया गया है 1874 में। सब अंडरलाइन करो, क्यों करवाया गया कि यहाँ पे बांध बनाएंगे और यहाँ से नहर निकालेंगे और इधर अगल बगल के जो क्षेत्र है ना, वहां पे पानी के पूर्ति करेंगे ताकि खेती बढ़िया से हो सके। वहां के पानी हमनी के तरफ भी आता है, खैर आजकल नहीं आता है, लेकिन हम लोग का नदी उससे जुड़ा, हम लोग के तरफ जो नहर है ना उससे जुड़ा हुआ है, वहीं से आता है, सोने नदी से। ठीक, बाकी और आगे देखो, 1874 में इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार ने करवाया था सिंचाई की पूर्ति करने के लिए। यह बिहार का पहला और सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है। इसमें डिहरी हम लोग गए हैं घूमने, जो घूमने गए उसके लिए, जो ना गया उसके लिए नहीं है। डिहरी गए थे, ठीक, तो डिहरी जो है ना उसके समीप बताया था अमन की यहाँ पे आगे बांध है, वह घूमने वाला जगह है, इंद्रपुरी, याद है? डिहरी से ज्यादा नहीं, 10 किलोमीटर आगे किताब में तुमको दिए हुए हैं। ठीक, वहां से क्या किया गया है ना कि एक पूरब की ओर एक पश्चिम कर, इन्हें पूरब इन्हें पश्चिम, दोनों तरफ एक नदी निकाला गया। अगर देखोगे तो सोन नदी ऐसे आए हम लिखे, ऐसे आके गंगा जी मिल के नेवाए गेल है, देखा है? कोइलवर की तरफ कैसे है नदी, इधर पूरा ऐसे है, उत्तरी दक्षिण की ओर में है, देखा है? सोन नदी का नहीं है, बता दो, पुण्य है, ये घूमा है, इन्हें सोन नदी है, सीधे उधर से आया हुआ है, तो उधर से ऐसे मान लो नदी आया हुआ है, तो एक जाता है इधर पश्चिम की ओर नहर, एक आता है इधर पूरब की ओर, यानी एक हमनी की तरफ एक उधर चला जाता है। उसके बारे में देखो, तो दोनों तरफ जाता है। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है, जो पूरा पश्चिम की ओर निकाला गया है। पूर्वी नहर जो है उससे पटना, गया और औरंगाबाद जिला के लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई किया जाता है।
पानी की व्यवस्था किया जाता है इस सोन नदी के पानी से। 3 जिला में 3 लाख हेक्टेयर भूमि पटाया जाता है। तो हमने पटना में ना हो, हम तो पहले ही बोल दिए कि वहां के पानी हमने भी आता है। पुनपुन कहाँ, पुनपुन तो उधर सीधे निकल जाता है। हमने ये विक्रम देखा है, विक्रम से ये लक होते हुए इसी से आता है। तो ये डिहरी वाला में तो नहीं मिला हुआ है, लेकिन आगे सोने नदी में हो, इज्जे सोन नदी है कनपा के ऊपर है ना हो। कनपा ना गया है, गए ना, तो ओबे बगल में तो सोन नदी है, वे सीधे तो नहरवा आता है। देखा है कभी वे नहरे पकड़ ले जाना, चल जाएगा सोन नदी में। हम ना गए तो वही बता दिए वो कहाँ से आए। आगे देखो, ये चीज समझ गया। इस नहर के, अब देखो ये तो पूरा बोला हुआ कई जिला में, पटना, गया और औरंगाबाद, सब हेडलाइन कर लेना है। कितना लाख है? 3 लाख हेक्टेयर के सिंचित करता है। उसी तरह से पश्चिम में भी निकला है, और वो भी कहां कहां जाता है? तो भोजपुर यानी कि आरा, फिर बक्सर, और फिर जाता है तुमको चौसा क्षेत्र। एक मिनट, चौसा क्षेत्र हम ही भुला गए, तो होता है, अरे चौसा क्षेत्र होता है, उसका परिभाषा हमको नहीं याद आ रहा है किसको कहते हैं, कल बता देंगे ऑब्जेक्टिव वाला में, अभी ध्यान में ना है। ध्यान अभी गलती बता देगा से अच्छा ना है कि ध्यान करके बताएं। तो चौसा क्षेत्र में चला जाता है। आइए, एक भोजपुर है, एक बक्सर में। चौसा क्षेत्र कल तुमको बताएंगे कौन होता है, अभी यहाँ नहीं है। ऐसे ना कि आप भावर उबर के हम बता दिए ना तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमको 2-3 बार है डेफिनेशन, भावर कौन है, फिर तुमको ये दियरा होता है, चौसा होता है, तो हम कंफ्यूज हो रहे कौन एक डेफिनेशन है, तो बता देंगे, टेंशन मत लो। ये हो गया। तो ऐसे करके पट आता है। मुख्य रूप से देखो तो ये कहाँ जाता है? एक तो खुद रोहतास जिला में रह गया, क्योंकि वहीं से निकला है, डिहरी रोहतास में है, तो वहां सिंचित कर रहा है। फिर बक्सर चला गया, और फिर भोजपुर चला गया। तो पश्चिम बोला भी 3 राज्य को, अब पूरा बोला भी 3 राज्य नहीं, 3 जिला को। पश्चिम बोला भी 3 जिला, और पूरा बोला भी 3 जिला। पूरा बोला कौन? पटना, गया, औरंगाबाद। पश्चिम बोला रोहतास, बक्सर, भोजपुर। बक्सर में चौसा क्षेत्र में जाता है। ये भी 3 लाख हेक्टेयर भूमि को पटाता है, और ये भी कितना? 3 लाख को, दोनों 3-3 लाख को ये पटाता है, माने सिंचाई करता है। इसके अलावा इससे हम लोग विद्युत उत्पादन भी करते हैं। बस यही 2 पेज है, काम खत्म। में तो कुछ है नहीं, यही अंतिम है। देखो विद्युत उत्पादन हम बता दिए हैं कि जो इंद्रपुरी है वो कितना दूर है? डिहरी से मात्र 10 किलोमीटर दूर। और ये जो बांध है, इसका निर्माण कब किया गया है? 1968 में। इंद्रपुरी जो बांध है उसका स्थापना कब किया गया है? 1968 में। ये डिहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। इसको बनाया ही गया किसके लिए? बहुउद्देशीय परियोजना के पूर्ति के लिए। ठीक, इसके माध्यम से जल उत्पादन भी किया जाता है। इसके लिए शक्ति गृह की भी स्थापना किया गया है, जहां पे विद्युत उत्पादन किया जाता है। और ये कहां बनाया गया है? तो डिहरी के समीप। और इससे 6.6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जो विद्युत को नापते हैं ना मेगावाट में, तो इतना मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक, उसके बाद जो पूर्वी नहर शाखा है, वो बारून नामक स्थल पर एक शक्ति गृह लगाया गया है। ये तो इधर लग गया डिहरी के बगल में। एक पूरा बोला जो शाखा है हमने की तरफ आता है, उसमें भी एक लगाया गया है। और यहाँ से 3.3 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाता था। टोटल जोड़ लो कितना हो गया? 9.9 मेगावाट, यानी लगभग 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। बिहार के बंटवारा होने से पहले, यानी बिहार से झारखंड जो बना है, उससे पहले इंद्रपुरी जलाशय योजना को कदवन जलाशय योजना के नाम से जानते थे। ये अंडरलाइन अपन कर लेना। हाँ, 2000 ईस्वी से पहले इसको कौन नाम से जानते थे? 2000 में ना बंगाल, बिहार झारखंड कब अलग हुआ? 2000 में है। 2001 में हम कंफ्यूज जाते हैं, 2000 में है। तो 2000 से पहले इसको जाना जाता था कंदवन जलाशय। 2000 ईस्वी के बाद से इसको कौन सा जाना जा रहा है? इंद्रपुरी जलाशय के नाम से। इसके अलावा बिहार में कुछ अन्य नदी घाटी परियोजना भी है। 3 वो हम बता दिए, गंडक, कोसी, सोन। अब इसके अलावा भी अगर तुमको लिखना हो, मान लो नहीं याद आ रहा है, तो दुर्गावती जलाशय परियोजना लिख दो, ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना लिख दो। उसके बाद बागमती परियोजना है, और यहाँ पे बरनार जलाशय परियोजना है। ये सब बिहार में है, लेकिन वो 3 गो प्रमुख है। तो हम तो कहेंगे कि वही तीनों याद रखना, अन्ना तो इमरजेंसी में काम चला सकता है। ठीक, अब है क्या आप जानते हैं? 4 पॉइंट खत्म। इसमें से एक पॉइंट तो हम आप लोगों को बता दिए
कि देश के बांधों को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये MVVI बात है, ये याद रखना पहला चीज। ठीक, दूसरा बताए थे कि नर्मदा घाटी आंदोलन, तो वो भी बताए थे कि गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बन रहा था और इसी के विरोध में वहां के स्थानीय लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। बताओ नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व कौन किया था? तो मेधा पाटकर के कर आंदोलन नेतृत्व किया था। गुड, वेरी, ऐसी पकड़ रखो, समझ गया ये। अब यहाँ पे एक चीज और होगा, नाम ये सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? कहाँ है? ठीक, समझ गया। आगे देखो, भारत में जितना विद्युत उत्पादन होता है ना, उसका 22% भाग कहाँ से उत्पादन होता है? जल से। अगर 100 मेगावाट हुआ है तो बाकी कोयला ही सबसे उत्पादन होता है, भूमिज ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा, सब सोलर से हो रहा है, हर तरह से होता है, लेकिन 22% कहाँ से? जल विद्युत से। ये तो बताए थे कि कानपुर में 180 चमड़ा के कारखाना है जो इतना लाख लीटर प्रदूषित जल प्रतिदिन कहाँ बहाता है? कौन नदी में? गंगा नदी में। एक यहाँ से इंपॉर्टेंट है MVVI क्वेश्चन। मेघालय में एक जगह है मोन्सीराम और एक है चेरापूंजी, जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो मोन्सीराम पहले याद रखना, दूसरा नंबर पर चेरापूंजी आता है। सर्वाधिक पूछ के दोनों ऑप्शन दे देवे, A B दोनों ना देवे ऑप्शन में कि इनमें से दोनों, तो आप मोन्सीराम में टिक आउट करेंगे। ठीक, सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश यहाँ होता है, तब दूसरा नंबर पे ही है। तो पूछा सर्वाधिक तो ये ना होगा। अगर कह दिया A या B दोनों तो सी आंसर हो जाएगा, क्या कि यहाँ भी होता है और यहाँ भी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कल इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। आप जा सकते हैं।